गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री देव सुमन के विषय में आज हम पढ़ेंगे और उनके द्वारा जो देश को आज़ाद करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया गया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया गया, बलिदान दिया गया, उसे जानेंगे। फ्रेंड्स, टिहरी राज्य में पंवार राजवंश का शासन चल रहा था। स्वयं को बोलिंदो बद्री अर्थात बोलने वाला बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ के समान स्वयं को मानते थे और निरंकुश शासन चलता था। इसके खिलाफ श्री देव सुमन द्वारा आवाज उठाई गई और लोकतंत्र को स्थापित कर सर्वसाधारण का हित सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र ही क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब किसी वंश विशेष, जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का शासन चलता है तो उसे राष्ट्रतंत्र कहते हैं। वहां पद प्राप्त करना वंशानुगत चलता है, जन्म के आधार पर पद धारण करता है व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, उसकी इच्छाओं पर, उसके आदेशों पर, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर उसके स्वास्थ्य का, उसकी स्थिति का, उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो उसके द्वारा जो निरंकुश फैसले लिए जाते हैं वह उसकी इच्छा अनुसार होते हैं, जिसमें जनता का हित देखना कोई आवश्यक नहीं होता है। लोग जब राजतंत्र होता है तो उसकी इच्छा पर होता है, कोई इस पर अंकुश नहीं होता है और भोली भाली जनता का अहित होता है, उसका शोषण होता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि भाई हमारे परिवार का शासन चल रहा है, उन्हें कोई सज़ा मिलनी है नहीं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। अब स्वयं को बोलिंदो बद्री कह रहे हैं, भगवान के समान मान रहे, बोलने वाला बद्री कह रहे हैं, तो भगवान के समान स्वयं को मान रहे हैं, तो कोई अंकुश या कोई भय उनके दिमाग में है नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अत्याचारों से बचने के लिए, निरंकुशता से बचने के लिए लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, जो वर्तमान में लगभग सभी देशों में है। तो लोकतंत्र स्थापित करके सामान्य जनता का हित सुनिश्चित करने के लिए श्री देव सुमन द्वारा प्रयास किया गया। साथ ही साथ श्री देव सुमन द्वारा भारत की आज़ादी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, भारत को आज़ाद करने तथा आज़ादी दिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, किस क्षेत्र से देव सुमन संबंधित थे? तो प्रश्न आ जाएगा, उन्होंने क्या प्रयास किया? तो लोकतंत्र, टिहरी राजतंत्र के खिलाफ, जो बोलिंदो बद्री स्वयं को कहते थे, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित करने का, प्रजातंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया। और अब फैक्चुअल जो इसमें तथ्य आएंगे, क्योंकि हमें, हालांकि भारत का नागरिक होने के नाते, राज्य का नागरिक होने के नाते देश प्रेम की भावना को सजोए रखना है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में भी जानना हमें आवश्यक है। अब जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड सिविल सर्विसेज के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए, तो हमें परीक्षा उपयोग की दृष्टि से जिन पहलुओं को देखना होगा, मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि श्री देव सुमन का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न आएगा फ्रेंड। तो 25 मई 1916 को उनका जन्म हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स, 1916 25 मई। और 25 तारीख को इनकी ये शहीद भी हुई फ्रेंड्स, 25 जुलाई। 25 मई को इनका जन्म हुआ फ्रेंड्स, बमुंडी तहसील, बमुंडपट्टी में, बमुंडपट्टी जौल ग्राम। क्योंकि टिहरी का विरोध कर रहे थे, टिहरी जिले में ही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, तो 25 तारीख को फ्रेंड्स, 25 मई 1916 को। और सर्वप्रथम इनको कैद हुई 1930 में, जब ये गांधी जी के संग इनने सैन्य अयोग्य आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 14 दिन की जेल में प्रथम बार इनको। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा प्रथम बार कब इन्हें जेल हुई, तो 14 दिन की जेल हुई फ्रेंड्स प्रथम बार। 14 दिन की जेल हुई फ्रेंड्स इनको 1930 में। तो इन्हें सविनय अयोग्य आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भाग लिया। चौदह दिन की प्रथम बार इन्हें जेल हुई। 1932, उसके 2 वर्ष पश्चात फ्रेंड्स 1932 में इन्हें कुछ वर्ष तक अध्यापक का कार्य किया। और सौरभ सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह, सुमन सौरभ खुद ही के नाम पर सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह, इन्होंने कविता संग्रह की रचना की। कर्मभूमि, हिंदू आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। राष्ट्र प्रेम आदि पत्रिकाओं का इनके द्वारा संपादन किया गया। उन्नीस 1942 में भी इन्हें जेल हुई फ्रेंड्स, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 1942 209 दिन हिरासत में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1942 में। और अंत में 200 रुपये का जुर्माना कर 2 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरी इनको जेल कब हुई, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कितने दिन के लिए इनको हिरासत में रखा गया, 209। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 लेकर के 2 हो जाएगा, ये 9 इधर लगेंगे, 209। देखिए अब 2 ही आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें 200, उन दिन में 200 रुपये बहुत होते थे। 200 रुपये का जुर्माना हुआ, 2 वर्ष की सजा हुई। तो ये जो इनके कारावास के संबंध में 2 अंक यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ है। 2 वर्ष की सजा, 200 रुपये का जुर्माना, 209 दिन की हिरासत। ठीक है फ्रेंड्स, गणदेश सेवा समिति, हिमालय सेवा समिति, गणदेश सेवा समिति 1938, कहीं नाम 1939 में हिमालय सेवा समिति ने कर दिया गया, जो टिहरी प्रजा जो राजतंत्र था उसके खिलाफ और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इनके द्वारा इनका
इन संघों की स्थापना की गई। तो ये पूछेगा कि भाई किनके संघों की स्थापना की गई, तो गणदेश सेवा समिति और हिमालय सेवा समिति। गणदेश सेवा समिति 1939 में हिमालय सेवा समिति के नाम से जानी जाने लगी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जब ये जेल में थे तो टिहरी राज्य को विलय करने के लिए वहीं इन्होंने अपना अनशन प्रारंभ कर दिया। टिहरी राज्य को भारत में विलय कहेंगे या लोकतंत्र स्थापित करें, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अनशन किया। ठीक है फ्रेंड्स, 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए, 84 दिन के अपने अनशन के पश्चात। कितने दिन का? 84, 1944 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के प्रश्न श्री देव सुमन जी से पूछे जाएंगे। कितने दिन का अनशन किया? 84 दिन का। 25 जुलाई को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृक्षारोपण आदि कार्य उसमें किए जाते हैं। वृक्षारोपण और उनके संबंध में वक्तव्य देना, विवरण देना और प्रजातंत्र लोकतंत्र के महत्व को स्पष्ट करने का उस दिन कार्य किया जाता है। 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन वो शहीद हुए 1944 को। तो फ्रेंड्स, अब इससे परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या बनते हैं? इनका नाम क्या था वास्तविक? तो दत्त, श्री दत्त बडोनी इनका नाम था, श्री दत्त बडोनी। अब बडोनी कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि इंदुमणि बडोनी भी जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं, वही इनका भी नाम था वास्तविक, तो इनकी भी उसी नाम से ये भी जाने जाते हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि उनका भी नाम वही है जो उत्तराखंड के गांधी का था, श्री दत्त बडोनी इनका नाम हुआ। वैसे देव सुमन, लेकिन इनका वास्तविक नाम दत्त बडोनी हुआ। पिताजी का नाम हरिदत्त, और माता जी का नाम तारा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, तारा देवी इनकी माता का नाम है और उनकी पत्नी का नाम विजय लक्ष्मी सुमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के तथ्य बमुंड तहसील पट्टी के जौल ग्राम के निवासी थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न श्री देव सुमन के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप ये सभी तथ्य स्पष्ट हो गए होंगे आपको, और बार बार देखिए फ्रेंड्स, आप मेमोराइज भी नहीं कर जाएंगे और शीघ्र शीघ्र प्रश्नों का उत्तर देकर के परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इंदुमणि बडोनी और इनके कार्यों में एकरूपता है। लोकहित के कार्य, जनहित के कार्य कर रहे हैं, तो तभी इंदुमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो इनका नाम भी श्री दत्त बडोनी था, देशों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि भाई बंदर या मंकी से संबंधित को पोल में चल रहा है, 10 मीटर 15 मीटर लंबा पोल है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मीटर 1 मिनट में 2 मीटर चलता है, फिर अगले ही पल 1 मिनट में प्रति मिनट 1 मिनट नीचे आ जाता है।
तो कितनी देर में पूरे पोल को या पोल के टॉप में वो पहुंच जाएगा। तो ठीक है अपने इसमें हम क्या करते हैं, 2 मीटर चलता है जो जो इसमें, क्योंकि प्रश्न ये इसलिए पूछा जाता है कि वो फिसल रहा है और अंत में वो इस 2 मीटर को ये नहीं फिसलेगा, अंत में वो टॉप में पहुंच जाएगा। तो टॉप में के पहुंचने के बाद उसके ऊपर पहुंच जाएगा तो नहीं फिसलेगा। इसका प्रश्न पूछने का कारण यही होता है कि अंत में वो नहीं खिसकेगा। जो अंत का जो उसका दूसरा मीटर है उसे वो वहाँ पर उसने खिसकना नहीं होता, क्योंकि पॉल का टॉप, इस प्रश्न को पूछने का कारण ही यही है। तो कारण क्या है प्रश्न को पूछने का, कि अंत में उसने नहीं फिसलना है, जो लास्ट जो 2 मीटर चढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, माना 15 मीटर का पोल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 में से इस 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना हो गया, 13 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा यही करेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि इसका पूछने का कारण यही है कि अंत में वो 2 मीटर नहीं फिसले, 1 मीटर नहीं फिसले। ये कह रहा है कि प्रश्न वैसे कह रहा है कि 15 मीटर का पोल है, 2 मीटर चढ़ता है, 1 फिसल जाता है। तो जितना मीटर चढ़ता है फर्स्ट में फिसलने का हिसाब उसके बाद लगेगा, तो उसको घटा लेंगे। तो वास्तविक 13 मीटर का हमने पहले हिसाब निकालना है। तो फिर उसी पर 1 मीटर खिसक जाता है, तो ये अर्थात वो 1 मिनट में 1 ही मीटर चल रहा है, क्योंकि 2 मीटर चल रहा है, 1 खिसक जा रहा है, कह रहा है, या नीचे फिसल जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मीटर फिसल जा रहा है, तो 13 मिनट तक तो वो 1 मिनट में 1 ही 13 मिनट लगाएगा, और अंत में वो जो 2 मीटर उसके बचे वो 1 ही मिनट में चढ़ जाएगा। तो ये +1, 14 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वो जो है अपने जो लास्ट उसका मिनट है उसमें वो नीचे नहीं फिसलेगा। अगर इसका सीधे हिसाब लगाया जाए कि भाई 2 मीटर चढ़ रहा है, 1 मीटर फिसल जा रहा है, तो 1 मिनट में 1 ही मीटर चढ़ रहा है, तो 15 मिनट 15। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 मीटर वो चढ़ता है और लास्ट वाले जो 13 मीटर में तो हम एक एक का हिसाब लगाएंगे, लेकिन 14वें मीटर में वो नीचे नहीं फिसलेगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग। तो इस दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर है। देखिए फ्रेंड, एग्जैक्ट तो मेरे से बन नहीं पाए, लेकिन ये स्क्वायर ही हैं, ये स्क्वायर, इसमें हमने स्क्वायर काउंट करना है। तो कैसे हम इनको काउंट करेंगे फ्रेंड्स, एक सिंपल वे में अगर देखा जाए, इजीली देखा जाए, तो हम काउंट करके भी गिन सकते हैं 1 2, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा, फिगर बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हमने इसमें स्क्वायर काउंट करना है तो फ्रेंड्स हम सिंपल इसमें सिस्टम लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। तो जितने ऊपर के जो ये जो बॉक्सेज हैं और ये जो स्क्वायर हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इसमें क्या लगेगा, 1 2 3। अगर ये 3 इधर भी 3 इधर भी होते, ये लास्ट वाला पोर्शन नहीं होता, तो इनका स्क्वायर कर देते और इसको ऐड कर देते, 1 4 + 9, ये 14 यहाँ पर हो जाते फ्रेंड। लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंस है, जो ये बॉक्सेज हैं जो और ये स्क्वायर हैं, ये 4 हैं, ये 3 हैं। तो इसमें कैसे हम स्क्वायर काउंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3, और इसको ऐड कर लेंगे 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 4। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए तो हम इनको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इन नंबरों को, ये तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 आ जाएगा। और अगर स्क्वायर निकालने होंगे तो इसके इस नंबर को, सबसे बड़ा नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी किसी दिए गए फिगर में स्क्वायर हमने निकालने हैं और जो इसके रो और लाइन
रो और कॉलम में जो स्क्वायर है वो डिफरेंस है, अलग अलग हैं उनकी संख्याएं। तो उन जो इसमें जो हाइस्ट है रो में और कॉलम में, उस अंक को हम गुणा करेंगे 3 × 4, फिर ऐड करेंगे, फिर एक एक सब्ट्रैक्ट करते हुए ऐड करते रहेंगे फ्रेंड्स। 3 × 4, इससे एक सब्ट्रैक्ट किया, इससे किया तो 2 × 3, फिर इससे एक सब्ट्रैक्ट किया 1 × 2, और ऐड करते रहेंगे इन्हें। ऐसा तब तक करेंगे फ्रेंड्स हम जब तक किसी एक में 1 या इसमें या इस वाले में 1 ना आ जाए। तो यहाँ एक 1 आ गया ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो अब इन्हें हम ऐड कर देंगे। 3 × 4 12 प्लस 3 × 2 6 प्लस 2 × 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल स्क्वायर की नंबर ऑफ स्क्वायर इस दिए गए फिगर में निकल जाएंगे हमारे। 12 12 12 18 और एक 19 इसमें स्क्वायर होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 3 × 4 12, 3 × 2 6 18, 2 × 1। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और निकालने की विधि समझ गए होंगे, और परीक्षा हॉल में शीघ्र आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे एग्जैक्ट। तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।